Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this free YouTube session which you are getting on this free YouTube platform, that is Triple S. Starting today's MCQ session with question number first. Question number first here is, which of the following statements is correct regarding ecotone? Option A, it is the meeting place of two different ecosystems. Option B, it is the meeting place of two similar ecosystems. Option C, density of species is very low here. That is in an ecotone, density of species is very low. And option D, none of the above. आई होप कि आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन ए, दैट इज इट इज़ अ मीटिंग प्लेस ऑफ टू डिफरेंट इको सिस्टम्स. देखिए, एक इकोटोन अगर हमें जानना है, एक इकोटोन होता क्या है. इट इज़ अ जोन ऑफ जंक्शन. ये एक जंक्शन है बिटवीन टू और मोर, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं इकोसिस्टम, जहाँ पे ये एक दूसरे से मीट करते हैं एंड एक दूसरे के साथ इंटेग्रेट होते हैं, यानी कि एक दूसरे में इंटेग्रेट होते हैं. इस जंक्शन को इकोटोन कहते हैं, यानी कि वायर दे मीट एंड इंटीग्रेट विद ईच अदर. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट्स की, अगर हम बात करें तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये एक इकोटोन रिप्रेजेंट करता है बिटवीन एक साइड में मैरीन इकोसिस्टम एंड एक साइड में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये आपस में इंटेग्रेट होते हैं, मीट करते हैं, और वहाँ पे क्या बन जाता है, एक मैंग्रोव फॉरेस्ट. एक मैंग्रोव इकोसिस्टम ही रिप्रेजेंट करता है एक इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. अगर मैं आपको इससे अच्छी एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल रिवर बैंक इज ए स्पेशल एग्जांपल ऑफ दिस इकोटोन. Coming on to question number second. Question number second here is, the access and benefit sharing ABS protocol adopted at Conference of Parties 10 at Nagoya is regarding the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of option A, the genetic sources of earth. Option B, exclusive economic zones. Option C, marine and coastal areas. And option D, import of ODS free technology, that is ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस फ्री टेक्नोलॉजी, उसके इम्पोर्ट पे. आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्रॉम द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक सोर्सेज ऑफ अर्थ. देखिए, ये जो प्रोटोकॉल है ये नगोया में हुआ था, नगोया जो कि जापान में है, एट नगोया जापान इन 2010 में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव था दिस इज लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. फॉर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है ये, जो अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. उसी के एग्रीमेंट के तहत ये नागोया प्रोटोकॉल बनाया गया, और इसका मकसद यही था कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए. किनका, जो बेनिफिट्स अराइज होते हैं, जो बेनिफिट्स हमें हासिल होते हैं आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ अर्थ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, जो अंडमान एंड निकोबार, फॉर एग्जांपल अंडमान आइलैंड्स में अगर कोई फॉरेनर जाता है वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, जैसे ही वो रिसर्च करता है, सपोज़ वहाँ पे वो कोई नया जेनेटिकली, वहाँ पे वो कोई नया प्लांट, वहाँ पे सपोज़ वहाँ पे कोई नए प्लांट की वो खोज करता है, और सपोज़ उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिलते हैं अपने फॉरेन लैंड में. सपोज़ उसका कोई मेडिकल में यूज़ है, उस प्लांट के किसी कोई मेडिकल यूज़ है उस प्लांट का, तो जो उस फॉरेनर को बेनिफिट प्राप्त होंगे इस प्लांट से, तो जहाँ से उसने वो पाया है, जहाँ से उसने वो खोदा है, जहाँ पे वो रिसर्च कर रहा था, यानी कि अंडमान में, तो उसका
एक लीगल ऑब्लिगेशन है उस रिसर्चर के ऊपर कि उसको जो भी बेनिफिट्स उसको हासिल होंगे, उसको अपना जो सपोज जो कोई परसेंटेज उन लोगों ने फिक्स किया होगा कि ये परसेंटेज में आप लोगों को दूंगा, तो उस कम्युनिटी को जो भी वो कम्युनिटी होगी अंडमान कम्युनिटी को वो कंट्रीब्यूट करना है। उसको एक लीगल ऑब्लिगेशन है उस रिसर्चर के ऊपर। यही नगोया प्रोटोकॉल है जो कि अडॉप्ट किया गया था नगोया जापान में इन 2010, राइट। Coming on to question number 3. Question number 3 here is, which of the following statements is correct regarding carbon credit? Regarding carbon credit, which of the following statements is correct? Option A. Option A, it is the difference between the carbon emissions allowed and actually emitted carbon. Option B, it is the loan amount by IMF for reducing pollution. Option C, it is the loan given to poor people to buy modern stoves. And option D, all of the above. I hope आपने correct answer टिक कर लिया होगा. The correct answer to your question number 3 is option A. That is, it is the difference between the carbon emission allowed and actually emitted carbon. Actually देखिए क्या है, कंट्रीज जो सिग्नेटरीज थी जिन्होंने साइन किया था ऑफिशियली, किसको, जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया था, किसको, क्योटो प्रोटोकॉल जिन्होंने साइन किया था, उन कंट्रीज़ ने अंडर UNFCCC उन्होंने अपने गैस नॉर्म्स, गैस एमिशन नॉर्म्स, यानी कि कितना वो गैसेस एमिट करेंगी, जो कि उनकी कंपनीज है कितना वो गैसेस एमिट करेंगी, उन्होंने एक वो अपने गैस नॉर्म्स दिए थे अपनी कंपनीज के लिए कि आप कितना गैस एमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कार्बन क्रेडिट एक्चुअल में है क्या, कि कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है। ये जो कार्बन क्रेडिट है, ये एक्चुअल में वन कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी कैसे ये अर्न करती है एक कार्बन क्रेडिट। देखिए, अगर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार। देखिए, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, यानी कि जो कंपनीज है उनको उधार दिया जाता है, एक किस्म का उधार उनको दिया जाता है, एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, एक इनकम की सूरत में आता है। एक रूल है अकाउंटेंसी में, एक रूल है डेबिट, ये जो इनकम होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये क्रेडिट होता है। एक कंपनी के लिए एक कार्बन क्रेडिट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस करती है 1 टन लेस ऑफ कार्बन, जो 1 टन लेस, और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो प्रोड्यूस करती है लेस 1 कार्बन और 1 टन कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, देन द स्टैंडर्ड जो उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि आपको इतना इमिट करना है, उससे नीचे अगर उसने 1 ही टन कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैस इमिट किया कम, तो उसको एक कार्बन क्रेडिट हासिल होता है। एक कार्बन क्रेडिट उस कंपनी को क्रेडिट किया जाता है उसको, यानी कि ये जो उसको ये उधार दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको एक इंसेंटिव मिलता है जो। और आपको पता है अकाउंटेंसी का रूल है कि अगर हम नॉमिनल अकाउंट्स की बात करें, वहाँ पे एक रूल है, डेबिट होते हैं सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस और क्रेडिट होते हैं सारे इनकम्स या गेन्स। क्योंकि ये एक कंपनी के लिए उसका गेन है, तो यहाँ पे ये क्रेडिट होगा टू दिस कंपनी। Coming on to question number 4. Question number 4 here is, consider the following statements. Earth Hour is an initiative of UNEP. This is statement first. Statement second is, it aims to encourage people to turn off the lights for 1 hour to refrain from the use of non-essential lighting. Statement 3, it is held every year on the last Saturday of March. Which of the given statements is all correct? Option A, 1 only. Option B, 1 and 2 only. Option C, 2 and 3 only. And option D, all of the above. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा।
The correct answer to your question number 4 is option C, that is 2 and 3. देखिए, ये जो अर्थ आवर है, ये एक इनिशिएटिव लिया था किसने? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया था 2007 में, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एनकरेज करना लोगों को फ्रॉम ओवर 180 कंट्रीज़ कि वो स्विच ऑफ करेंगे अपनी लाइट्स, वो स्विच ऑफ करेंगी फ्रॉम 8:30 PM टू 9:30 PM। वो अपने घरों के ऑफिस के लाइट्स स्विच ऑफ करेंगी फॉर दिस 1 आवर। एंड ये जो ये दिन है अर्थ आवर, हर साल ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च दिस इज सेलिब्रेटेड, एंड 8:30 टू 9:30 PM जो लाइट्स हैं ऑफिस की, मकानों की लाइट्स ऑफ कर दी जाती है एज पर देयर लोकल टाइम। ओवर 180 कंट्रीज ये मनाया जाता है, और ये इनिशिएटिव लिया था किसने? ना कि UNEP ने, बल्कि WWF ने। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इट एम्स टू एनकरेज पीपल टू टर्न ऑफ द लाइट्स फॉर 1 आवर टू रेफ्रेन फ्रॉम द यूज़ ऑफ नॉन एसेंशियल लाइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मकान में 10 कमरे हैं, अगर वो 10 रूम्स है एक मकान में, अगर वहाँ 2 रूम्स में वो शिफ्ट हैं, 2 रूम्स में वो रह रहे हैं, तो 8 रूमों की जो नॉन एसेंशियल लाइटिंग है वो ऑफ करेंगे। एंड स्टेटमेंट 3, इट इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन C, that is 2 and 3 are correct here. Coming on to question number 5. Question number 5 here is, which of the following statements is or correct with reference to biological oxygen demand, BOD? Option A, statement first is high BOD indicates high level of microbial pollution. Statement second, high BOD indicates low level of microbial pollution. And statement third, absence of microbial pollution. Right? Sorry, this is here high BOD indicates. Sorry, statement third is high BOD indicates absence of microbial pollution. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन A, दैट इज हाई BOD इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। देखिए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर द वाटर रहते हैं, उनको डिकम्पोजिशन के लिए ज़रूरत होता है ऑक्सीजन, यानी कि उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर डिकम्पोजिशन under the water. Oxygen is required, that is oxygen is required for decomposition of microorganism under the water. So जैसे ही increase in waste होता है या pollution होता है increase, उससे क्या होता है कि जो decomposition activities होती है वो enhance होती है, वो ज़्यादा होती है। decomposition activities ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि thereby reduces the availability of oxygen। जो organisms होते हैं अंडर वाटर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको ऑक्सीजन अवेलेबल कम मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन कम उनको मिलता है। हैंस एक हायर, अगर हम हायर BOD होगा, उसका मतलब क्या होगा कि माइक्रोबियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो अगर हम BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, तो आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अंडर द वाटर रहते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं इन अर्थ, लाइक जो फिश होती है, जो मरी हुई फिश होती है, या कुछ मरे हुए प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं अंडर द वाटर। तो BOD इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय दिस एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन दिस ऑर्गेनिक मैटर
in a sample of water at a specific temperature and time frame। अगर हम सिंपलर वर्ड्स में बात करें, यानी कि अगर और सिंपलीफाई करें इसे, यानी कि ये होता है BOD होता है कि कितना ऑक्सीजन ज़रूरत होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को कितना ऑक्सीजन ज़रूरत होता है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जो होता है बाय प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और आप ऐसा जानिए कि जैसे ही हाई BOD की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका मतलब ये होगा कि माइक्रोबियल पोल्यूशन, यानी कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर जो है इनसाइड वाटर वो ज़्यादा है, माइक्रोबियल पोल्यूशन यानी बहुत ज़्यादा है इनसाइड वाटर। दिस हाई BOD इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। यहाँ ज़्यादा टाइम लगा हमें, सॉरी फॉर दैट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हियर इज, इफ अ पर्टिकुलर plant species is placed under Schedule 6 of Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? Option A, a license is required to cultivate that plant. Option B, such a plant cannot be cultivated under any circumstances. Option C, it is a genetically modified crop. And option D, such a plant is invasive and harmful to the ecosystem. Which is correct statement regarding Schedule 6 of Wildlife Protection Act 1972? So अगर हम Schedule 6 की बात करें of Wildlife Protection Act 1972, so this schedule contains the list of plants that cannot be cultivated under any circumstances. So option B is here right. Examples लेंगे हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल आपको देंगे तो पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो आप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। रेड वैंडा है, ब्लू वैंडा है, कुथ एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट्स विच हैव बीन प्लेस्ड अंडर Schedule 6 ऑफ Wildlife Protection Act 1972. So option B is the correct answer to your question number 6. Coming on to question number 7. Question number 7 here is, among the following tiger reserves, which one has largest area under critical tiger habitat? Option A, Corbett. Option B, Ranthambore. Option C, Nagarjun Sagar Sirisalam. Option D, Sundarbans. I hope आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन सी, दैट इज नागार्जुन सागर सिरिसलम। दिस नागार्जुन सागर सिरिसलम टाइगर रिजर्व, दिस इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। एंड उसके अंदर जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का एरिया है वो भी लार्जेस्ट है अमंग ऑल द टाइगर रिजर्व्स। और अगर हम इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो दिस स्प्रेड्स और 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुरनूल इसके अंदर है, कुरनूल, प्रकाशम, गुंटूर, नालगोंडा एंड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आते हैं इस नागार्जुन सागर सिरिसलम टाइगर रिजर्व के अंदर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अगर हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करें तो ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वो एरियाज़ होते हैं नेशनल पार्क्स के या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इनवायलेट, यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे ये एरियाज इनवायलेट यानी कि ये दिस एरियाज आर केप्ट सेफ फॉर द पर्पज़ ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। एंड ये कोर एरियाज़ होते हैं टाइगर रिजर्व के विच आर आइडेंटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एंड 1972 एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इन कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट कमेटी ये इसको नोटिफाई करती है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को नोटिफाई करती है। एंड विदाउट इफेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दीज आर identified, these are notified by state government. So option C, that is Nagarjun Sagar Sirisalam Tiger Reserve, this is the largest
tiger reserve, and this is one of the largest critical this is one of the tiger reserves जिसका largest area है under critical tiger habitat. So option C is your correct answer for question number 7. Coming on to question number 8. Question number 8 here is, consider the following statements with reference to World Environment. This is World Environment Day. Option first statement first is, this day is celebrated on June 5 annually across the globe to mark the importance of nature and environment. Statement second, the theme of this year 2021 was ecosystem restoration. And statement 3, India was global host of this year's World Environment Day. Which of the above given statements is are correct? Option A 3 only, option B 1 and 2 only, option C 2 and 3 only, and option D all of the above. I hope यहाँ पे आपने correct answer guess कर लिया होगा. The correct answer to your question number 8 is option B, that is 1 and 2 only. देखिए, this World Environment Day is celebrated on June 5 annually across the globe to mark the importance of nature and environment. This is correct statement here. And इस साल का जो थीम था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, जो थीम था इस साल वो था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. एंड स्टेटमेंट थर्ड, इंडिया वाज ग्लोबल होस्ट. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट हियर, क्योंकि पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड this year's global host of World Environment Day. So option B 1 and 2 statement first and second और correct. This is today's MCQ session. I hope आपको आज का सेशन पसंद आ गया होगा. अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक एंड कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा. थैंक्स, हैव अ गुड डे.